हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू योर फेवरेट चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। और आज स्टूडेंट अपन बात करेंगे 16 मार्च 2019 को जो एयरफोर्स आपका एक्स ग्रुप का पेपर हुआ था, एयरफोर्स एक्स ग्रुप। क्लियर? तो इसके पूरे डिस्कशन की बात करेंगे। क्लियर? तो मैथ की अपने पूरे 25 क्वेश्चंस की बात होगी, जिसमें अपन साथ साथ नई नई ट्रिक्स भी सीखेंगे। क्लियर बच्चों? और ये वीडियो जो है केवल एयरफोर्स के लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ये एडवांस मैथ से रिलेटेड वीडियो है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स 11th 12th एनडीए या नेवी के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी इसका पूरा इक्वली फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि सब में सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आज अपन पूरा इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो मोस्टली आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही बिल्कुल सर्च करने की कोशिश करी गई है। एक आध क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन देखते हैं मोस्टली सभी क्वेश्चन ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ। स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य का क्वेश्चन है। आपने सीरीज पढ़ी होगी HP, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन यानी हरात्मक श्रेणी। तो उसमें आपको पता है कि जैसे P और Q के बीच हरात्मक है तो A और B के बीच होता है, तो वहाँ H का फॉर्मूला लगता है 2AB/A+B, है ना। लेकिन यहाँ P और Q के बीच में है, तो P और Q का है तो H इक्वल क्या हो जाएगा आपका 2PQ/P+Q हो जाएगा। क्लियर बच्चों? यही रहेगा। तो ये वैल्यू आप इसमें डाल दो। ये कह रहा है H/P+H/Q। तो H की वैल्यू क्या है? ये है अपनी 2PQ/P+Q, और इनटू में स्टूडेंट ये P ऑलरेडी चल रहा है, H की जगह यहाँ भी 2PQ/P+Q, और इनटू में ये आपका Q चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हो P और Q हो रहे हैं कैंसिल, LCM आ रहा है P+Q, ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर भी P+Q बचेगा और नीचे LCM भी P+Q है। तो ये कैंसिलेशन होके अपना आंसर A यानी 2 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लो क्या है। यदि नियताओं के बीच की दूरी नाभियों के बीच की दूरी की 3 गुनी हो, तो नियताओं के बीच की दूरी, तो ये क्वेश्चन आपका एक्सेंट्रिसिटी यानी इलिप्स का क्वेश्चन है, इलिप्स यानी दीर्घवृत्त का। क्लियर? तो दीर्घवृत्त में जो नियताओं के बीच की दूरी होती है यानी डायरेक्ट्रिक्स, कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो वो इंग्लिश में क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके समझ सकता है। क्लियर? तो देखते हैं, नियताओं के बीच की दूरी होती है अपनी 2A/E, और नाभियों के बीच की दूरी होती है अपनी आपकी 2AE। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2A आपका कैंसिल होके E² आपका 1 हो रहा है स्टूडेंट, है ना। यहाँ पर एक चीज़ रह गई अपनी कि नियताओं के बीच की दूरी नाभियों के बीच की दूरी की 3 गुनी है। 3 गुनी कह रहा है तो इसमें 3 से इंटू भी करेंगे। 3 से इंटू आप करोगे तो E² इक्वल 3 बन जा 3, तो E इक्वल हो जाएगा आपका √3। क्लियर? ये तो इस तरीके से ये तो हो गई आपकी डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, नियताओं के बीच की दूरी। ये हो गई डिस्टेंस बिटवीन फोकस यानी नाभियों के बीच की दूरी, E यानी एक्सेंट्रिसिटी हो गई। तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक हाइपरबोला दिया हुआ है और इसकी E की वैल्यू पूछी है। देखो x² - 4y² = 1। क्लियर? ये है आपका। अब अगर इसमें हम हाइपरबोला के हिसाब से देखें, एक बार इसको थोड़ा सा मैं जूम कर ले रहा हूँ। हाँ, अब देखिए, ठीक। हाँ, तो इसमें आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि x² / 1 - y² 1/4 = 1। अगर हम इसकी कंपैरिजन x² / A² - y² / B² = 1 से करें तो A² की वैल्यू आपकी 1 आएगी और B² की वैल्यू 1/4 आएगी। तो यहाँ पर अपने को E की वैल्यू निकालनी है, एक्सेंट्रिसिटी, है ना। तो देखिए, ये है आपका हाइपरबोला और इसमें माइनस किसके पास है? y² के। इसका मतलब ये हाइपरबोला फर्स्ट टाइप का ही है, और फर्स्ट टाइप के हाइपरबोला का इक्वेशन होता है B² = A² × E² - 1। अब ये वैल्यू डाल दो इसमें। B² कितना आपका 1/4, A² कितना है 1 × E² - 1। 1 उधर जाएगा प्लस का होके 5/4 हो गया। अगर मैं स्क्वायर हटाऊँ यहाँ से तो E की वैल्यू आपकी हो जाएगी √5/2 हो जाएगी। ये आपकी √5/2 यानी D आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप, ये वैल्यू पूछ रहा है A इंटरसेक्शन B - A की।
हमेशा पहले एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी जैसे मान लो आपको a माइनस बी पूछे तो a माइनस बी को आप यूँ भी लिख सकते हो कि a माइनस ए इंटरसेक्शन b, ठीक है। और आप चाहो तो इसको यूँ भी लिख सकते हो कि a इंटरसेक्शन b डैश। तो a माइनस बी को यूँ भी लिख सकते हैं और a माइनस बी को यूँ भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर अपने को क्या है। a इंटरसेक्शन आपको दिया था b माइनस ए, तो यहाँ b माइनस ए को आपको पता ही है, मैं अगर इसके हिसाब से लिखूँ तो इसे b इंटरसेक्शन ए डैश लिख सकता हूँ मैं। अब आप इस a इंटरसेक्शन को अंदर ले जाओ तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन ए डैश। यहाँ एक चीज़ समझने की है बच्चों कि a और a डैश का इंटरसेक्शन हमेशा फाई होता है, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री सेट है। तो a और a डैश तो मिलकर क्या बनाएंगे, फाई। अब b और फाई का इंटरसेक्शन अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो वो फाई ही होगा, यानी ए ऑप्शन हो गया आपका। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा ये आ गया आपका इलिप्स का। देखते हैं क्या कंडीशन है। ये आपसे एक लाइन दे रहा है कि मॉड ऑफ z माइनस 5 आयोटा प्लस, ये सॉरी डिवाइड है, ये डिवाइड है, मॉड z प्लस 5 आयोटा इक्वल 12। और ये पूछ रहा है कि z की वैल्यू दे दो x प्लस आयोटा y। तो देखते हैं क्या इक्वेशन आता है ना। चलिए स्टार्टिंग करेंगे। देखो अब ये तो सर्किल आएगा तो आपको पता ही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर के टाइप का आएगा। आपका इलिप्स आएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 के टाइप का आएगा। पैराबोला होगा तो वाई स्क्वायर इक्वल 4ax आएगा, और अगर कोई नहीं आया तो फिर डी हो जाएगा। देखते हैं जेड की वैल्यू पहले रख दो। क्या है जेड की वैल्यू, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 5 आयोटा अपॉन, ये डिवाइड है तो ये अपॉन में आ जाएगा, वहाँ भी वही है, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 5 आयोटा इक्वल 12 चल रहा है। अब मॉड्यूलस का फॉर्मूला आप जानते हो, जैसे कि कभी आपका मॉड एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो चलो इसको यूँ ही लिखेंगे, कैसे, यहाँ इसको मोड निकालोगे क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि इमेजनरी इसका वाई माइनस 5 है। नीचे का मॉड्यूलस निकालेंगे, नीचे का मॉड्यूलस निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल में आपका 12 चल रहा है। रूट हटाओगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 वाई इक्वल 12 का 144 हो गया। और ये स्क्वायर खोल के ऊपर ले जाओ तो ये आपका हो रहा है वाई स्क्वायर प्लस ये 10 वाई और प्लस 25। यहाँ से बच्चों देखना अभी थोड़ा ध्यान से। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप तुरंत ही पहचान लोगे बिना पूरा सॉल्व करे। जैसे आप देखो कि ये 144 एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर में उधर ले जाऊँ तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो होगा 143, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का गुणांक ये भी आपका 143 होगा। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं तो 100% वहाँ पर सर्किल ही बनता है और कुछ नहीं बनेगा। तो आपका ये आंसर कौन सा होगा, ए यानी सर्किल वृत्त। क्लियर स्टूडेंट, ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर श्रेणी यानी एपी का क्वेश्चन आ गया आपका। टीएन दे रखा है एनवा पर 2n-1 और एसएन पूछा है, योग यानी सम पूछा है, ये देखिए सम है ना एसएन। तो एसएन का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, n/2a प्लस एल। ठीक, अब आपको n/2a फर्स्ट टर्म है और l आपको पता ही है l तो tn, ये जो tn लिखा है यही आपका l होता है। अब आपको सिर्फ इसे निकालने के लिए a की वैल्यू चाहिए बस, और a की वैल्यू के लिए ज़्यादा कोई आपको भागदौड़ नहीं करनी है। n की वैल्यू 1 रख दो तो ये आपका हो गया 1। बस ये जो t1 होता है बच्चों इसी को a कहते हैं। तो ये कितना हो गया 1, यहाँ लगा दो 1 कैंसिल, 2 से 2 जाएगा तो ये आपका n स्क्वायर हो गया। ऑप्शन चेक करेंगे जो कि सी है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दे रखे हैं ये आपके अल्फ़ा बीटा, और ये कह रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। चलो देख लेते हैं इसमें क्या है।
आपको यहाँ पर पहले ये ध्यान रहे दो वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि माइनस बी अपॉन ए होती है, तो बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट जो कि आपका -k2m² + 1 है, ठीक, अपॉन में ए कितना है x² का कोफिशिएंट 2, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका m² + 1 आ गया। एक अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी c/a से। c कितना है बच्चों, ये रहा कांस्टेंट, ये पूरा c है, m4 + m² + 1 अपॉन ए कितना, ये रहा x² का कोफिशिएंट 2, तो ये दोनों आपकी आ गई है ना। तो अब इसमें अपन क्या वैल्यू निकालेंगे, α² + β²। तो ये अपना फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका ये है m² + 1, इसको ले आओ, m² + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह ये है आपका पूरा, है ना। ये क्या है ये वैल्यू बच्चों, ये है m4 + m² + 1 अपॉन 2। थोड़ा कैलकुलेशन देखते रहना बेटा यहाँ। चलिए आगे क्या कह रहा है ये बेटा, यहाँ 2 से 2 गया, होल स्क्वायर खोल दो, m4 + 1 + 2m² माइनस अंदर जाएगा, ये -m4 - m² -1, m4 और 1 कैंसिल हो रहा है, 2m² में से m² जा रहा है m², जो कि आपने देखा होगा पहले डी ऑप्शन था m²। क्लियर, कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, डी। इन सभी क्वेश्चंस के रिवीजन हाथों हाथ करते जाना बेटा, और कोई भी क्वेश्चन जब मैं कराऊं उससे पहले आप 20 सेकंड का टाइम लेके खुद पहले करो, फिर आप पे नहीं आए तब आपको सॉल्यूशन देखना है, नहीं तो अगले पे जाना है। चलते हैं बेटा सीधे नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइजेज कैन बी गिवन टू 5 कॉम्पिटिटर्स इज, यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पारितोषिक 5 प्रतियोगियों को दिए जा सकने की विधि क्या होगी, ठीक। यानी 3 अवार्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आपके पास कंपटीटर कितने हैं, 5, और इसमें ऐसा नहीं दे रखा है कि एक को ही मतलब एक को ही दोबारा बुलाया जा सकता है, ऐसा इसमें नहीं है। तो जब तक वो खुद नहीं कहे रिवीजन को तब तक हम दोबारा उस कैंडिडेट को नहीं बुला सकते। तो जैसे हमारे पास ये 3 अवार्ड हैं, देखना, अब पहले अवार्ड को लेने के लिए हमारे पास कितने लोग हैं, 5, दूसरे अवार्ड को लेने के लिए 4 हैं, और तीसरे स्थान पर लेने के लिए आपके पास 3 हैं। तो 5 × 4 × 3 ये आपका हो जाएगा 60, यानी बी ऑप्शन। क्लियर, अगर ये ध्यान रहे रिवीजन की पोजीशन होती तो 5 5 5 यानी 125 आता, डी आता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा बीटी बाइनोमियल थ्योरम का आ गया। ये कह रहा है x⁻7 का कोफिशिएंट पूछा है आपसे, और इसकी कंपैरिजन अपने को पता ही है किससे करते हैं, x + a⁻n से। तो वैल्यू इसमें देख लो क्या क्या है, x की वैल्यू आपकी, x की कितनी है, x²/2, a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, -2/x, और n की वैल्यू हो गई अपनी 8, ठीक है, ये 3 हो गए। अब इसमें ऐसा कभी भी कोफिशिएंट का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा जनरल टर्म यानी TR+1 का फॉर्मूला लगाना है। ये आपका होता है NCR x⁻n - r a⁻r। n कितना है स्टूडेंट, n है अपना 8, CR x की वैल्यू ये है आपकी x²/2 की होल पावर n - r यानी 8 - r, और ये a है, a कितना आपका -2/x⁻r। अब इसमें एक काम करो, कांस्टेंट आगे ले लो पहले। कांस्टेंट कौन कौन से हैं, 8CR, 1/2 की पावर 8 - r, और इधर -2/r, और इधर x की पावर कौन कौन सी बची, ये देखो अब x की पावर कौन कौन सी बची, x की पावर यहाँ पे बची, ये देखो x की पावर बची 2, तो ऊपर ले जाओ तो 2 का × हो जाएगा 16 - 2r। ये मैं सिर्फ x की बात कर रहा हूँ, और यहाँ x की पावर ये ऊपर जाएगी तो -r वो हो जाएगी। तो इसकी कंपैरिजन आपको x की इस पावर से करानी है, x⁻7 से। इससे क्या होगा, इससे अपने को x का मान मिल जाएगा, जो कि r का, जो कि 3 आ गया। r की वैल्यू इस कोफिशिएंट में रख दो, गुणांक में रख दो, है ना। तो चलो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू रख दो 8C3, 1/2 की पावर 8 में से ये 3 जाएगा तो 5, और -2 की पावर r की जगह ये 3। क्लियर, ऑप्शन अभी कोई मैच नहीं हो रहा तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
8c3 की क्या होगी 876 अपॉन 321 और 1/2 की पावर 5 यानी 32 -2 का क्यूब आपका -8 हो गया। या देखना आपका 3 × 2 6 गया, 8 से ये गया 4 बार, 4 से गया 2 बार और 7 दूनी 14 वो भी हो गए किसके माइनस के। -14 देख लो बेटा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास, ये है आपका सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। cos a की वैल्यू √3/2 है तो वैल्यू tan 3a की पूछी है। देखो √3/2 आप जानते हो cos में जो वैल्यू है वो होती है किसकी 30 की। तो यहाँ जब मैं 30 रखूँगा तो 30 × 3 आपका 90 हो जाएगा और 10 90 आपका इन्फिनिटी हो गया। ये तो बेटा बिना पेन चलाए का क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट पर। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक इक्वेशन दिया हुआ है 4 cos² x + 6 sin² x = 5 और इसमें आपसे पूछा है सॉल्यूशन या व्यापक हल जिसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। देखते हैं पोजीशन क्या बनेगी। सबसे पहले देखो 4 cos² x + 6 sin² x को आपको पता है 1 - cos² लिख सकते हैं। उससे क्या है दोनों आपके cos में चेंज हो गए। चलो आगे चलो। 4 cos² x + 6 - 6 का अंदर हो जाएगा 6 cos² x = 5। 4 में से 6 गया -2 cos² x और ये 5 में से 6 गया -1। तो यहाँ आपका cos² x = 1/2 हो जाएगा। 1/2 को आपको पता है कि cos² π/4 लिख सकते हैं क्योंकि cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ये उसका स्क्वायर है। हमेशा एक रूल ध्यान में रखना जनरल सॉल्यूशन का कि अगर कभी भी cos² थीटा = cos² अल्फ़ा आए तो थीटा की जो जनरल वैल्यू होती है ये n पाई ± अल्फ़ा होती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दो। इसमें क्या है थीटा = n पाई ± थीटा की जगह ये x आ जाएगा और अल्फ़ा की जगह π/4 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा हो गया, बी हो गया। क्लियर। आगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया बच्चों। एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि tan 1 x - tan 1 y कहीं आ जाए तो इसको अपन tan 1 x - y अपॉन 1 + xy लिख सकते हैं। तो चलिए tan 1 x की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस tan 1 y की वैल्यू ये है 1/3। अब इसकी यहाँ पे वैल्यू डाल दो, क्या हो जाएगा 1/2 में से 1/3 जाएगा, यहाँ बचेगा 1/6। नीचे 1 + 1/2 और 1/3 का इंटू करोगे तो ये हो जाएगा ये भी 1/6। तो आप बच्चों यहाँ देख रहे हो tan 1 ये हो रहा है ऊपर तो 1/6 हो रहा है, नीचे 5/6 हो रहा है, ये सॉरी 7/6। तो 6 कैंसिल होके ये बचा अपना tan 1 1/7। लेकिन वो कह रहा है ये ब्रैकेट की वैल्यू तो आपने क्या निकाली, देखो बाहर क्या था tan और अंदर वाले की वैल्यू आपने क्या निकाली tan 1 1/7। तो tan से ये tan 1 कट के आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/7, जो कि बच्चों डी ऑप्शन है। क्लियर। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन समझने का है कि एक लाइन है 3x - 4y = 8। अब ये कह रहा है कि इसके सापेक्ष बिंदुओं 3 4 और इसकी पोजीशन क्या है ना। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ये अपना क्वेश्चन पूरा पढ़ लें आराम से। तो ये कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के एक ही तरफ हैं। एक ही तरफ का मतलब जैसे ये लाइन है और ये दोनों एक ही तरफ हैं। दूसरा कह रहा है डिफरेंट साइड पर है। डिफरेंट का मतलब अगर एक ऊपर है तो एक नीचे। तीसरा कह रहा है 1 पॉइंट ऑन द लाइन एंड अदर आउटसाइड द लाइन, मतलब एक लाइन पर है दूसरा उस लाइन के बाहर है। और चौथा कह रहा है बोथ पॉइंट ऑन द लाइन, कि दोनों ही पॉइंट लाइन पर हैं। अब इसका आइडिया कैसे लगेगा देखो। सबसे पहले करेंगे क्या, जैसे कि आप ये लाइन का इक्वेशन है 3x - 4y - 8 = 0। पहले इस तरह लिख लो इसको, ठीक। 8 को इधर ले गए। अब ये वैल्यू इसमें डाल के देखो पहला पॉइंट, ठीक। तो 3 4 को डालो, 3 × 3 9 - 4 × 4 16 - 8। ये आपका हो रहा है यहाँ पर पहली बात तो 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये लाइन पर नहीं होगा, ठीक। और दूसरी बात ये नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। चलिए अब ये दूसरा पॉइंट रखो 2, -6। तो 3 × 2 हो गया 6
-6 का -4 में होगा +24। यहाँ आप देख रहे हो फिर से 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी लाइन पर नहीं है। तो दो ऑप्शन तो ये कैंसिल हो गए, क्योंकि इसमें ये एक पॉइंट लाइन पे बता रहा था, ये दोनों बता रहा था। तो अपन देख रहे हैं ना तो ये पॉइंट लाइन पे है ना ये पॉइंट लाइन पे है, क्योंकि अगर ये लाइन पे होते तो 0 आता। और लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाली सिचुएशन बनेगी कि एक ऊपर है और एक नीचे, यानी ये आएगा ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द लाइन। यानी कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? बी होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये कोई सर्किल है, ये आपका सर्किल दे रखा है और ये कह रहा है इसकी रेडियस 11 है। रेडियस क्या है? इसकी 11 दे रखी है त्रिज्या। तो के की वैल्यू इसमें निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप इसकी कंपैरिजन किससे करा दो? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से। तो यहाँ आप देखो x का कोफिशिएंट 2g है, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये g की वैल्यू तो हो गई -9, f की हो जाएगी यहाँ पर 2 से ये कैंसिल करेंगे तो f 6 हो जाएगा और c हो जाएगा k। ये अपने हो गए GFC। क्लियर? GFC। तो यहाँ पर अब रेडियस 11 दे रखी, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² + f² - c। तो रेडियस क्या है? 11 = √g² यानी 9 का स्क्वायर 81, f² यानी 6 का 36 - c का ये है k। अब ये रूट हटा दो तो इधर हो जाएगा 121 और 81 और इसे ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो ये कितने हो गए? 7 और ये आपका हो गया 11। इधर आएंगे माइनस के हो गए, इक्वल में माइनस के, तो ये 4 हो रहे हैं आपके। तो के की वैल्यू अगर हम देखें तो बच्चों तो ये हो गई -4 और ऑप्शन चेक कर लो जो कि आपका आ गया सी। ये फॉर्मूला याद रखना, ये क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, यानी वृत्त का व्यापक समीकरण। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये y² = 4ax से हम इसकी कंपैरिजन करा देंगे क्योंकि ये पैराबोला है। तो जब मैं इसकी y² = 4ax से कराऊंगा तो 5 का इधर आप डिवाइड करोगे और 4 से 4 कटेगा तो a की वैल्यू 1/5 आएगी। अब ये कह रहा है इसके नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक, यानी जो लेटस रेक्टम है उसकी एक्सट्रेमिटीज़ का मतलब देखिए क्या होता है। जैसे ये पैराबोला है, अब ये मान लो फोकस है, तो फोकस से परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है उसके जो वर्टेक्स होते हैं सिरे, इनको नाभि लंब के सिरे कहते हैं। तो इनका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? देखिए ये जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको वो तो होता है a, 2a। ठीक, और जो ये नीचे वाला होता है बच्चों ये होता है a, -2a। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है? 1/5। तो यहाँ लगा दो, ये तो 1/5, 2/5 हो गया और ये हो जाएगा 1/5, -2/5। आपको ये ट्रिक ध्यान में रखनी है। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन बच्चों कहाँ हैं? ऑप्शन ये आपका मैच हो रहा है बी, है ना? बी मैच हो रहा है। चलिए ठीक है, ये ट्रिक जरूर ध्यान में रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए और बी दो वेक्टर हैं और ये कह रहा है एक ऐसा वेक्टर लाना है जिसकी डायरेक्शन तो एक ही डायरेक्शन हो, यानी ये जो वेक्टर है वो डायरेक्शन तो किससे लेगा? ए से। ठीक, जैसे अगर मान लो हम कोई वेक्टर सी मान लें, सी वेक्टर, तो ये जो सी वेक्टर है ये अपनी डायरेक्शन किससे ले रहा है? ए से। तो ये ध्यान रहे जब कोई वेक्टर किसी से डायरेक्शन लेता है तो उसको उसकी कैप निकालनी पड़ती है। ठीक, क्योंकि ये ए से अपनी डायरेक्शन ले रहा है तो ए कैप निकालनी पड़ेगी। ए कैप होती है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना है बेटा? ये आपका i + 2j + 2k। अब आप कहोगे सर मॉड कैसे निकालेंगे? मॉड के लिए कुछ नहीं, इसका रूट कर देते हैं a² + b² + c²। तो 1 + 4 + 4 जो कि आपका हो गया 3। तो ये आपका आंसर आया 1/3 × i + 2j + 2k। अब ये तो हो गई इसकी डायरेक्शन यानी दिशा, लेकिन अकेले दिशा से कुछ नहीं होता बेटा, इसका अपने को मैग्नीट्यूड भी चाहिए, है ना, परिमाण। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब है परिमाण। परिमाण निकालेंगे तो ये अपना हो जाएगा आपका, ये कह रहा है किसके बराबर है? परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, ये देखो लिखा है, तो ये मॉड बी के बराबर है। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे आएगी? वही है बी वेक्टर के i j k के कोफिशिएंट ले आओ, 3 6 2, इनका स्क्वायर करेंगे 9 36 4।
ये आपका हो गया 49, 49 का हो गया 7। अब आपको सी वेक्टर की डायरेक्शन मिल चुकी है, आपको सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल चुका है और सी वेक्टर आपको निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, जो डायरेक्शन है, जो भी डायरेक्शन निकली है उस डायरेक्शन में इंटू कर दो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण का। तो ये आपका 7/3 इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k हो गया, ये आपका हो गया बी ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन हो गया? बी। चलिए आगे चलें। देखो बेटा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग आ गया। ये कह रहा है कि एक ये कोई 3, 4, 1 और 5, 1, 6 इसको कोई लाइन मिला रही है। जैसे ये देखो, ये कोई लाइन है ए बी, इसके ये कोऑर्डिनेट हैं 3, 4, 1 एंड 5, 1, 6 और ये लाइन एक्स वाई प्लेन से होकर भी जा रही है, एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई तल, और आपको इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। ठीक, देखो एक बात तो जीरो है कि अगर ये लाइन यहाँ पर एक्स वाई प्लेन से होके जा रही तो इसका जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा। तो जेड कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो चारों ऑप्शन में ही जीरो है, तो इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा। अब हमको ये रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक, ये रेशियो, अगर ये रेशियो हमें पता चल जाए तो हम इसके एक्स और वाई निकाल सकते हैं। देखो पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोमा जीरो की फॉर्म में आएंगे, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसका जेड तो जीरो होगा। अब ये एक्स वाई के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा कि ये पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, किस रेशियो में बांटता है, किस अनुपात में बांटता है। तो उसके लिए देखिए करते क्या है बच्चों, जैसे कि यहाँ आप ये तीसरा ही कोऑर्डिनेट ले लो, एक्स वाई प्लेन जब किसी लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ रेशियो जो है वो m1 रेशियो m2 इक्वल आता है माइनस का z1 अपॉन z2। ठीक, तो यहाँ z1 देख लो बच्चों, z1 क्या है 1 और z2 क्या है 6, तो -1/6 आ गया। ठीक, -1/6। आप कहोगे सर ये -1/6 का क्या मतलब है, इसको लेंगे तो 1/6 ही, लेकिन ये जो माइनस में आना एक्सटीरियर डिवीज़न यानी वाई विभाजन को डिनोट कर रहा है ना। तो वाई विभाजन को डिनोट करने पे जो यहाँ फॉर्मूला लगता है एक्स और वाई का, वो कुछ इस तरह लगता है कि x इक्वल m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और y का बच्चों यही लगेगा, बस ये y लगा दो, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। चलो ये वैल्यू लगा देंगे, x इक्वल m1 कितना, ये रहा 1 इंटू x2 इसमें से आएगा, ये देखो ये है x2 y2 z2 x2 5 है, माइनस m2 कितना है, ये देखिए m2 है 6 इंटू x1 कितना है, x1 ये रहा 3 अपॉन में है m1 माइनस m2 यानी ये रहा 1 माइनस 6। थोड़ा ध्यान से देखते जाना आगे। y इक्वल यहाँ भी लगा देंगे m1 y2, तो m1 कितना है आपका 1 इंटू y2 यहाँ से लाएंगे 1, m2 ये रहा 6 इंटू y1 ये रहा 4 अपॉन m1 माइनस m2 यानी 1 माइनस 6। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, तो 5 में से ये 6 इंटू 3 18, 5 में से 18 क्या हो गया, ये आपका माइनस के 13 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल 13 अपॉन 5, तो प्लस का है ये, तो पहला ही ऑप्शन दिख गया यानी बी। दूसरे को पूरा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती यहाँ पे करते हैं, जैसे ये रेशियो माइनस में आया तो बच्चे क्या करते हैं, माइनस में ही ले लेते हैं। माइनस का रेशियो सिर्फ ये डिनोट करता है कि एक्सटीरियर डिवीजन है यानी बाय विभाजन है, और आपको यहाँ फॉर्मूले माइनस के लगाने हैं। अगर ये रेशियो प्लस में निकलता बच्चों तो हम यही इंटीरियर डिवीजन लेते और यहाँ प्लस लगाते दोनों में। क्लियर, अगला चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अपने को इसका निकालना है डोमेन प्रांत। ठीक, ये डोमेन का मतलब होता है बेटा एक्स की वैल्यू, कि अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए वो थोड़ा सा देखते हैं अपन कि एक्स की वैल्यू कैसे आएगी। देखो बच्चों यहाँ पे करना अपने को ये है कि ये एक काम करो यहाँ पर कि साइन के अंदर आपको बताया चाहे कुछ भी हो, साइन इन्वर्स के अंदर कुछ भी हो, आप ये तो जानते ही हो कि उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 तक ही होती है।
ठीक, ये सॉरी 3 है। एक बात तो ये हुई। लॉग में आप एक चीज़ जानते होगे बेटा, जो अपॉन में होती है वो माइनस में आ जाती है, यानी इसको हम log बेस 3 ऑफ x माइनस log बेस 3 ऑफ 3 लिख सकते हैं। इधर आपका 1 चल रहा है, -1 ये आपका चल रहा है log बेस 3 ऑफ x माइनस log बेस 3 ऑफ 3, ये 1 हो जाएगा, और ये आपका 1 चल रहा है ऑलरेडी। इस -1 को हटाने के लिए हमको 1 इस तीनों में ऐड करना पड़ेगा, है ना। देखो धीरे धीरे हमें ये क्वेश्चन x की तरफ ले जाना है, तो -1 को हटाने के लिए आप ऐसा करो 1 जोड़ो, इसमें 1 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ोगे तो 1 कैंसिल होके ये आ जाएगा, और इसमें 1 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन अभी भी आपका आंसर नहीं आया क्योंकि आपको वैल्यू x की चाहिए। अब देखो यहाँ एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब कोई लॉग फॉर्म दी होती है, जैसे log बेस a ऑफ n इक्वल m, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a की पावर m इक्वल n, मतलब लॉग जिसके बेस में है वो चीज़ इधर RHS में आ जाती है। इसको बोलते हैं लॉग फॉर्म, और इसको बोलते हैं आपकी इंडिसिस फॉर्म। ठीक, यानी ये लघुगणक रूप है और ये घातांक रूप है। तो यहाँ भी जब मैं इसको घातांक रूप में बदलूंगा तो ये कुछ इस तरह होगा, इस बेस की पावर इसमें आ जाएगी 3 की पावर 0, और लॉग हट जाएगा, ये इधर भी 3 इधर जाके भी ये पावर में चला जाएगा। इस रूल को आप ध्यान में रखें, गलती नहीं होगी। तो 3 की पावर 0 क्या होती है बच्चों 1, और 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह x की वैल्यू आई 1 से 9 तक। ठीक, 1 से 9 देख लो कहाँ ऑप्शन है आपका, A है। तो बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है बेटा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 5 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 3 थीटा प्लस 10 थीटा, यही है ना बच्चों। चलिए तो इसमें एक काम करेंगे, देखो अब कि आपको क्या निकालना है, लिमिट निकालनी है। तो आप इसमें ज़्यादा कुछ न सोचते हुए सीधे लगा दो DLH, यानी DL हॉस्पिटल रूल। उसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। चलो बेटा यहाँ डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट यानी थीटा ऐसे का ऐसे ही, कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस 5 चल ही रहा है, कॉस थीटा ऐसे का ऐसा ही बच्चों, और थीटा का 1 हो जाएगा, -2 साइन थीटा का डिफरेंशियल हो गया बच्चों कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में चलते हैं, यहाँ 3 थीटा का हो जाएगा 3, और 10 का सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, इसमें डायरेक्ट लिमिट रख दो, यानी थीटा की जगह 0 रख दो, है ना, थीटा की जगह 0। चलो क्या होगा, थीटा की जगह 0, ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ थीटा की जगह 0 रखोगे तो cos 0 का मान 1, 1 इंटू 5 यानी 5, cos 0 1, 1 इंटू 2 यानी 2, 3 चल ही रहा है, और sec 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो 5 में से 2 गया, 3/4 आंसर हो रहा है बेटा A। क्लियर। तो ये था DL हॉस्पिटल रूल। इसमें क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, डिफरेंशियल का आ गया, और dy/dx पूछा है, साइन ऑफ रूट साइन x प्लस कोस x। तो इसमें देखो 3 बार डिफरेंशियल होगा, पहले बाहर के साइन का, फिर इस रूट का, और फिर इस ब्रैकेट का। तो 3 डिफरेंशिएशन करने, कैसे, देखो पहले साइन का, साइन क्या हो जाएगा कोस, और तब अंदर वाला ऐसे का ऐसे ही रहेगा बच्चों। अब किसका होना है, रूट का, तो रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये 2 रूट एक्स की जगह ये पूरा आ जाएगा। और अब किसका डिफरेंशियल होगा, जो अंदर है, अंदर कौन है, साइन प्लस कॉस, तो साइन का हो गया कॉस, और कॉस का माइनस साइन। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन आ गया बेटा C। बिल्कुल सिंपल है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसमें आपको पेन भी नहीं चलाना एग्जाम में, डायरेक्ट भी आप इस तरीके से इसे देख सकते हो। क्लियर बच्चों। ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है किसी समूह के प्रेक्षणों का माध्य x बार है। ठीक, माध्य को मीन कहते हैं बेटा, प्रेक्षण को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये कह रहा है प्रत्येक को अगर अल्फा से तो डिवाइड करें और बाद में 10 से जोड़ें। ये ध्यान रहे, पहले अल्फा से डिवाइड करना, जोड़ना बाद में। जैसे चलो मैं पहले मान लो बच्चों, जैसे कुछ आपको ले रहा हूँ, जैसे मान लो मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ आपके x1 x2 x3 ... xn। ठीक, ये अब आपको पता है x1 से xn तक टोटल नंबर कितने n है। अब इसका जो पुराना माध्य था वो कुछ इस तरीके से निकलेगा कि भाई सम ऑफ टर्म्स यानी पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। तो ये आपका x बार पुराना है, अभी इसको बाद में देखेंगे। क्लियर। अब ये देखना ध्यान से
कि अब अपने को आगे क्या करना है। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक को आप अल्फ़ा से तो डिवाइड करो, इन सबको अल्फ़ा से। ये देखिए, ये आपने इन सबको अल्फ़ा से कर दिया डिवाइड, अल्फ़ा से डिवाइड कर दिया। अब वो कह रहा है इन सबको 10 से बढ़ा दो आप। 10 से बढ़ाने का मतलब है कि इसमें भी 10 बढ़ा दो और इसमें भी, मैं इनको प्लस भी करते जा रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको टोटल तो करना ही है। इसमें भी 10 बढ़ा दो आप, और ऐसे ही बच्चों इसमें भी 10 बढ़ा दो, और इधर इसमें एक्स एन प्लस अल्फ़ा है ना, ये इसमें भी 10 बढ़ जाएगा अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन। अब ये नया माध्य जो है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। सबसे पहले चलो इसको ले लेते हैं। देखो ये क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn। ये अलग है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn, जो अपॉन में ये n है वो इसके नीचे भी आएगा। और आप कहोगे सर वो जो अपॉन में अल्फ़ा था इनके, चलो उसको मैं बाहर ले लेता हूँ। अब ये जो 10 है बेटा वो कितनी बार है, आप देखोगे जब मैं 10 कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एन बार अपॉन में एन चल रहा है इसके भी। या आप देख सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn, ये बेटा किसकी वैल्यू है, x बार की वैल्यू है, और अपॉन में ये एन आ रहा है। एक तो ये चीज़ हो गई। आपको पता है 1 1 1 को अगर मैं एन बार ऐड करूँ तो वैल्यू एन ही होती है, ये एन से एन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा x बार अपॉन अल्फ़ा एन प्लस 10। ठीक, ये आपका आ गया। और इस तरीके से अगर हम देखें तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन मैच करके देखो, ऑप्शन देखो ऑप्शन कौन सा हो रहा है। ये कह रहा है कि आपका x बार अपॉन अल्फ़ा, ये तो है नहीं, ये कह रहा है x बार प्लस 10 अपॉन अल्फ़ा। तो इसमें नीचे एन भी है, नहीं सॉरी एक गड़बड़ हो गई बेटा, एक चीज़ ये गड़बड़ हो गई कि जो x बार है उसकी वैल्यू ये पूरी है, यानी जो अपॉन एन है ये भी x बार में चला जाएगा, यहाँ बचेगा नहीं। तो ये आपका कुछ बचेगा x बार अपॉन अल्फ़ा प्लस 10। आप चाहो तो LCM ज़रूर ले सकते हो अल्फ़ा, तो क्या बचेगा x बार प्लस 10 अल्फ़ा। अब ऑप्शन चेक कर सकते हो आप, x बार प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है ना। ये चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं बच्चों, ये क्या कह रहा है कि 1 अपॉन 4x स्क्वायर को आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 9 को 3 का। आपको एक फॉर्मूला बच्चों पता होगा कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं भी आए तो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये यहाँ लगा दो, 1 अपॉन ए कितना है 3 और टेन इनवर्स एक्स यानी 2x और अपॉन ए। अब लेकिन एक गड़बड़ है कि x का कोफिशिएंट 2 है, तो हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि x का जो गुणांक होता है वो हमेशा समाकलन में अपॉन में आता है। तो ये आंसर 1 अपॉन 6 टेन इनवर्स 2x अपॉन 3 होगा, जो कि आपका आंसर सी आ रहा है। क्लियर। तो ज़्यादा कुछ नहीं बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, y इक्वल कोसेक्स और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। और x की वैल्यू 0 से 2 पाई तक दे रखी है। देखते हैं कॉस का ग्राफ बना लेते हैं एक बार बच्चों। कॉस का ग्राफ 0 से 2 पाई तक अगर कोई देखे तो ये कुछ इस तरह होता है। यह आपकी 0, ये होती है 90, ये होती है 180, ये होती है 270 और यहाँ होता है 2 पाई। यानी अपने को जो एरिया है बेटा ये और ये लाना है। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जितना एरिया कवर होता है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का भी निकाल लूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये चारों पार्ट का आपको निकल आएगा। तो चलिए हम 0 से π/2 का ही निकालेंगे सिर्फ, है ना। तो 0 से π/2 का एरिया कोसेक्स का निकालना है इंटीग्रेशन से। कॉस का इंटीग्रेशन आप जानते हो बच्चों साइन एक्स होता है। लिमिट आपकी 0 से π/2 है, लिमिट लगा दो। ये आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस साइन 0। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और साइन 0 की 0। तो ये आपका 1 हो गया। लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं आया क्योंकि ये तो सिर्फ इसका है बेटा 1। तो आपकी 4 टर्म है तो चारों का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 0 to π/6 साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स ये दे रखा है। देखते हैं, लिमिट भी लगानी है, इंटीग्रेशन भी करना है। तो एक काम करो, पहले लिमिट तो अभी यूं ही चलने दो। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 और अब नीचे 2 कॉस बचेंगे, वो ऊपर जाएंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ एक काम कर सकते हो बच्चों कि 10x को अगर हम t मान लें तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। लिमिट चेंज होगी आपकी, तो लिमिट चेंज होगी तो π/6 यहाँ रखेंगे तो tan 30 हो गया 1/√3, 0 यहाँ रखेंगे तो tan 0 हो गया 0, ठीक। और tan x की जगह हो गया t और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आपका आ गया डी टी। तो यहाँ बच्चों t का क्या हो जाएगा t²/2 और यहाँ लिमिट क्या है 0 से 1/√3, लिमिट रखो बेटा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3 और 2 नीचे चल रहा है तो ये आपका 1/6 आ गया जो कि ऑप्शन बी हो गया। क्लियर, आगे चलते हैं बच्चों। देखो सारे क्वेश्चन बच्चों शानदार चल रहे हैं आपके लिए। देखो एक तो ये पेपर का क्वेश्चन चल ही रहा है अपना, पेपर के साथ साथ एक चीज़ और भी है कि आपको जो बच्चे जिनके पेपर नहीं भी है एयरफोर्स का उनके लिए भी एडवांस की प्रैक्टिस हो रही पूरी है ना ये, और सारे ट्रिकी सॉल्यूशन है। और जब पूरा वीडियो आप देख लो तो आपका काम ये एक बार रिपीट करके वीडियो को ज़रूर देखो जिससे पूरी 25 ट्रिक आपको सीखने को मिले और क्वेश्चन पेपर को अपने आप करके देखना है और ये देखो कि मिनिमम 20 मार्क आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का है। क्या कह रहा, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, ठीक 3 सिक्के हैं उन्हें क्या करना है एक साथ उछालना है और ये कह रहा कम से कम 2 टेल आ जाने चाहिए। देखो 3 सिक्कों के आप जानते हो 3 सिक्कों के जो कुल चांस होते हैं वो 2⁻³ यानी 8 होते हैं। अब वो कह रहा कम से कम 2 टेल आ जाए यानी 2 टेल आ जाएं और एक हेड आ जाए तो चलेगा। THT में भी 2 टेल आ रहे हैं, HTT में भी, और वो रहा कम से कम 2 टेल यानी 3 टेल भी आ जाएं तो भी चलेगा। इसका मतलब जो आपकी जो पॉसिबल कंडीशन हो गई वो 1 2 3 4 हो गई। तो ये हो गया नंबर ऑफ एस और ये हो गया आपका नंबर ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है बच्चों, ये 4, नंबर ऑफ एस कितना है, यह 8। आप चाहो तो इसे 1/2 कर सकते हो, ऑप्शन है कौन सा, सी। क्लियर। चलिए तो ये था बेटा वीडियो अपना 17 मार्च 2019 से रिलेटेड, 16 मार्च 2019 से रिलेटेड वीडियो। क्लियर। ये तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बेटा रिवीजन करना है और अपने को जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट मिले उनके नोट्स बनाने हैं और बाकी बच्चों को बेटा वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग।